अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, आप लोगों के प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा और उनके अलग अलग फंक्शंस, कहाँ वो लोकेट होते हैं, इन सारे बारों में हमने क्या की, जानकारी इकट्ठा की, राइट। अभी आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है। अब देखो, ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो वर्ड होता है बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग। ठीक है, जो आप लोगों के ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट्स जो जिंदा होते हैं, जिनमें जान होती है, दैट पर्टिकुलर थिंग्स आर नोन एज आप लोगों के बायो। मतलब ये जो बायो वर्ड है, ये किससे निकल कर आता है, लिविंग बीइंग से निकल कर आता है। और अगर मान लेते हैं हम लोग इन लिविंग बीइंग्स के साथ हम किसी टेक्नोलॉजी को जोड़ देते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब किसी प्रकार की कोई मशीन, किसी प्रकार का कोई साइंस, किसी प्रकार का कोई रिसर्च, तो उससे जो नया शब्द निकल के आता है, दैट इज़ बेसिकली अ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी और कुछ नहीं, एक ब्रांच है बायोलॉजी की। इस बायोलॉजी की ब्रांच को इसीलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में हम हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ एडिशनल क्या कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके। नो डाउट, अभी जैसा ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस फॉर्म में प्लांट एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, नो डाउट वो एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है ना। हमारे सबके अंदर अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं हम में से कोई ये चाहता है कि नहीं यार, हमारे पास ना इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाला भी एक एडिशनल क्वालिटी होनी चाहिए थी, तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स यू इन दैट। बायोटेक्नोलॉजी आपको इस काम में क्या करती है, मदद करती है। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ये ऐसा मिलेगा कि आपका जो नया वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पहले वाले से क्या है, बेटर है। ठीक है, तो जब हम हमारे बायोलॉजी को, हमारी जो लिविंग साइंस है, ठीक है, अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर इस लिविंग साइंस को हम लोग हमारे आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंस, इनके साथ अगर क्लब कर देते हैं और इन दोनों को क्लब करके अगर हम लोग कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं या फिर कुछ पुरानी चीज़ों में एक्स्ट्रा या अलग से एडिशनल वैल्यू ऐड करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फ़ायदा क्या है मैडम बायोटेक्नोलॉजी का? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप प्लांट की जो ईल्ड है, ईल्ड का मतलब प्लांट कितना क्वांटिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस करेगा, आप प्लांट की ईल्ड बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप ज़्यादा वैरायटीज़ मार्केट में लेकर आ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे थोड़ा सा मौसम अगर चेंज होता है तो देखना प्लांट्स में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, जो कि फसल को बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा सा धूप आ जाती है तो कुछ फसलें धूप से बर्बाद हो जाती हैं। कई फसलें अचानक से, मान लेते हैं कभी गर्मी के सीज़न में ठंडी आ जाती है तो ठंडी से ख़राब हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में चेंज की हुआ नहीं कि वो बीमार पड़ जाए, उसमें कीड़े लग जाए। यानी कि हमारे प्लांट के अंदर ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए। किस चीज़ की ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए? बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहने की, कि मैं ज़्यादा क्या कर सकूं, अपना सस्टेन कर सकूं अपनी लाइफ को। ठीक है, आसान तरीके से क्या नहीं पड़ना चाहिए, वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए, उसमें कीड़े नहीं लगने चाहिए। तो ये चीज़ हम उस प्लांट के अंदर कहाँ से लाएंगे? तो ये चीज़ हम उस प्लांट के अंदर लेकर आते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम उस प्लांट के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं कि उसकी क्वांटिटी भी बढ़ सकती है, मतलब उसकी ईल्ड बढ़ सकती है। ठीक है, साथ ही साथ में उसका जो सस्टेनेबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है, ठीक है, किसी डिसीज़ से फाइट करने की, वो भी बढ़ जाती है।
है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी इस तरीके से हम लोगों की इन द फील्ड ऑफ क्रॉप्स हमारी हेल्प करती है। बायोटेक्नोलॉजी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम अलग अलग बीमारियों के वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आसान हो पाता है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर के प्रति जो इलाज हम लोग ढूंढ रहे हैं, अगर मान लेते हैं किसी हादसे में किसी व्यक्ति की स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो गई है तो आर्टिफिशियल स्किन, ठीक है, या फिर बहुत सारे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर फिट करना। अरे आर्टिफिशियल ऑर्गन फिट करना तो अलग बात है, आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाना जो हमारे नेचुरल ऑर्गन्स के जैसे एग्जैक्टली काम करें, इन सारी चीज़ों में जो चीज़ हमारी मदद करती है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। आज के बताए पेपर की एक न्यूज़ आई है कि एक लेडी है, आप इसको 10th क्लास में पढ़ेंगे। 10th क्लास में अगेन आपको ये बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आएगा जिसमें आप स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो होता कैसा है कि हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल्स होते हैं, अब ये स्टेम सेल्स क्या होता है आप 10th के लिए रखिए इस चीज़ को पेंडिंग। तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, इन स्टेम सेल्स को अगर हम हमारी बॉडी में किसी तरीके से कलेक्ट करने में अगर हम लोग सफल हो गए और कलेक्ट करने के बाद अगर ये स्टेम सेल किसी बीमार व्यक्ति की बॉडी के साथ अगर मैच भी कर गए तो ऐसे में जो बहुत सारी लाइलाज बीमारी है जैसे कैंसर, जैसे कि HIV एड्स, इनसे हम लोगों को क्या मिल सकती है, हमें राहत मिल सकती है। तो बताएं क्या दुनिया में 2 ऐसे आदमी लोग हैं जिन लोगों को HIV से ठीक किया गया है विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम बोन मैरो। बॉडी के अंदर बोन मैरो के पास से स्टेम सेल्स कलेक्ट की गई, देखा गया कि उन आदमी के बॉडी के अंदर क्या वो स्टेम सेल्स को लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, पूरा रिसर्च किया कि वो उसके साथ मैच होगा या नहीं होगा। तो खैर बोन मैरो से स्टेम सेल्स को निकाल कर HIV से उन 2 आदमियों को दुनिया में ठीक किया गया। बट स्टेम सेल्स बोन मैरो से निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एज वेल एज अदर डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। खैर हम लोग उस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली एक आप लोगों का स्टेम सेल कलेक्ट किया गया है एक लेडी की बॉडी के अंदर। कहाँ से कलेक्ट किया गया उसकी बॉडी के अंदर, जो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में पता है क्या होता है, इसका जो बेबी होता है, आपने इसको हिंदी में भी सुना होगा इस वर्ड के बारे में, नाल, या फिर अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो इसे अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। जैसे अगर मान के चलो ये बेबी है, अब खैर मेरा बेबी थोड़ा अजीब है, और ये मम्मी की मान लेते हैं वोम्ब है, तो मम्मी की वोम्ब और बेबी के बीच में एक पता है इस तरीके का एक कॉर्ड होता है। जैसे आप देखना आपके पेट में बीच में गोल गोल सी एक नाभि होती है, राइट। तो वो जो नाभि होती है उस पर्टिकुलर नाभि से आपकी मम्मी का वो जो अम्बिकल कॉर्ड है वो कनेक्टेड रहता है। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो बाद में उस अम्बिकल कॉर्ड को काट के फेंक देते हैं। खैर तो उस अम्बिकल कॉर्ड के अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं। तो आपके जो डॉक्टर्स लोग हैं, रिसर्चर्स लोग हैं, उन लोगों ने इस प्रकार के एक अम्बिकल कॉर्ड से एक स्टेम सेल्स को कलेक्ट किया, एक लेडी उसकी बॉडी के अंदर इन स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट किया जो कि HIV से पीड़ित थी, और वो पूरे दुनिया की पहली औरत बन गई है या पहली व्यक्ति बन गई है जो HIV से ठीक हुई है वाया स्टेम सेल्स कलेक्टेड फ्रॉम अम्बिकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्टेम सेल्स अम्बिकल कॉर्ड से मिलेंगे, बोन मैरो से मिलेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या ये एक दूसरे बॉडी के साथ इनका कंपोजिशन मैच होगा नहीं होगा, ये सारी रिसर्च की जो बातचीत है ना, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी का काम सिर्फ खेती बाड़ी से संबंधित नहीं है, ये ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए भी है, प्लांट्स के वेलफेयर के लिए भी है, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए भी है ना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी है। तो ये कंटिन्यूसली एक लाइफ साइंस, मतलब जानवरों, इंसानों और पेड़ पौधों के ऊपर जो रिसर्च कंटिन्यूसली जो चलती है उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए, आप इन शॉर्ट जैसे कह सकते हो कि भाई यही क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी है। इस बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला पार्ट हमारी टेक्स्ट बुक हमसे डील करवा रही है दैट इज़ टिश्यू कल्चर। हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि यार आखिर टिश्यू कल्चर होता क्या है।
चलो ठीक है, देखते हैं भाई टिश्यू कल्चर होता क्या है। ओके, अब देखो टिश्यू कल्चर के लिए एक बहुत ही प्यारा सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि फ्लावर्स होते हैं बट उनमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं। जैसे गुलाब में आपको कितने सारे कलर्स मिलते हैं, है ना। आपको रेड रोज़ मिलता है, रेड रोज़ में भी पता है अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं। पिंक कलर का रोज़ मिलता है, पिंक में भी अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं। येलो रोज़, वाइट रोज़, ग्रीन रोज़, मैंने रिसेंटली ग्रीन और वाइट का मिक्सचर वाला रोज़ मेरे घर में देखा है। ग्रीन रोज़, ब्लैक रोज़, है ना। मतलब रोज़ ही है लेकिन आपको उसमें कितनी सारी वैरायटीज़ दिख रही है। गेंदे का फूल येलो भी आता है, ऑरेंज भी आता है और मरून और थोड़ा ब्राउन का कलर का मिक्सचर वाला भी आता है तो गेंदा ही, बट 3 अलग अलग कलर्स में मौजूद है। शेवंती का फूल, बाप रे, वैरायटी ऑफ कलर्स में पाया जाता है। तो एक ही पर्टिकुलर फूल के इतने अलग अलग टाइप्स, ये कैसे पॉसिबल है यार। अच्छा चलो फूलों को छोड़ो, पता है जब हम लोग छोटे थे, मतलब जब मैं ऑलमोस्ट 6th-7th में रही होंगी, तब तक मैंने पर्सनली ब्रोकली जैसी चीज़ के बारे में सुना तक नहीं था। ठीक है, बिल्कुल नहीं सुना था। हो सकता है अपने आउट ऑफ द इंडिया या फिर कुछ फेमस इंडिया के बहुत रेस्टोरेंट में लोगों को डेफिनेटली ब्रोकली के बारे में पता होगा, लेकिन अभी तुम लोगों को जितने ईजीली तरीके से ब्रोकली के बारे में पता है, उस टाइम पे आज से 10 years बैक मुझको ब्रोकली के बारे में नहीं पता था। ठीक है, इवन सिर्फ ब्रोकली नहीं, हमको 2 ही चीज़ें पता थी, एक गोभी और एक पत्ता गोभी, बस ये 2 चीज़ें हमको पता थी। लेकिन तुम्हें पता है ब्रोकली भी एक पत्ता गोभी और गोभी की ही एक वैरायटी का प्रकार है। और एक और आता है जिसमें से बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, आई थिंक उसको वाइल्ड कैबेज कहते हैं, एक वो भी आता है। ये सब गोभियों के प्रकार हैं। ये आए कहाँ से, इन्हें डेवलप कैसे किया गया बताओ। तो ये जो डेवलपमेंट होती है, मतलब प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं सच दैट कि आपको एक नया प्लांट, एक नई वैरायटी का प्लांट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये किसकी मदद से होता है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होता है। अब टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग हमारे प्लांट के अंदर, ठीक है, जो उसके ग्रोथ वाले सेल्स होते हैं, हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है ना, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, राइट, सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, बराबर। तो उसमें से जो आपके ग्रोथ वाले टिश्यूज़ हैं, उन ग्रोथ वाले टिश्यूज़ को हम लोग बहुत ही केयरफुली एक प्लांट के अंदर से निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर से आपने उसका जो ग्रोथ वाला टिश्यू है, वो ग्रोथ वाला टिश्यू आपने क्या कर लिया है, निकाल लिया। ठीक है, तो जब आप उस प्लांट के अंदर से उसका ग्रोथ वाला टिश्यू निकाल कर उसको एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखते हो, यानी कि सिर्फ ऐसे ही पटक दिया उस टिश्यू को निकाल के, ऐसा नहीं है। हमारा एम ये है कि उस टिश्यू को हम अपने लैब में ग्रो करें, तो ऑब्वियस है कि उसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। बिना न्यूट्रिएंट्स के यार वो कैसे ग्रो करेगा। तो जब हम किसी प्लांट से उसका ग्रोथ वाला टिश्यू निकाल लेते हैं और उसको न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखते हैं, तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। और कुछ दिनों बाद आप ये देखते हो कि उसी न्यूट्रिएंट वाले मीडियम में रखने से हुआ क्या, आपका जो एक छोटा सा टिश्यू था, वो छोटा सा टिश्यू आप लोगों का धीरे धीरे डेवलप होने लगा और छोटे प्लांटिंग्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपकी कांच है, तो कांच की छोटी सी चाइना डिश के अंदर आप ये देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के छोटे सैपलिंग्स दिख रहे हैं। ऐसे प्लांट्स के बहुत सारे छोटे क्या दिख रहे हैं, सैपलिंग्स दिख रहे हैं, राइट। फिर जब हमको लगता है कि अच्छा ठीक है, ये अब एक सर्टेन लेवल तक बड़े हो चुके हैं, तो इन प्लांट्स की सैपलिंग को हम लोग वहाँ से निकाल कर मिट्टी में क्या करते हैं, उगा देते हैं। और इस तरीके से हमको बहुत सारे छोटे पौधे मिलते हैं। तुम बोलोगे मैडम लेकिन पौधे तो हमने अभी तक सुना था कि बीज से लगाते हैं, राइट, यही सुना था। बिल्कुल, किसान लोग बीज खरीदते हैं, बीज को खेत में उगाते हैं, खेत में उगाने के बाद वो पौधे में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद आपको इतने सारे प्लांट्स दिखते हैं।
बीज खरीदने में पैसा नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। तो ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर, इसीलिए तो फ़ायदेमंद है कि इसने क्या किया, प्लांट्स के जो एकदम ग्रोथ वाले टिश्यूज़ थे, एक बड़े से प्लांट के जो ग्रोथ वाले टिश्यूज़ थे, उस ग्रोथ वाले टिश्यू को निकाल लिया और उस एक छोटे से ग्रोथ वाले टिश्यूज़, ऐसे मतलब बहुत सारे छोटे 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 ग्रोथ टिश्यूज़ निकाल लिए और इन छोटे 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 ग्रोथ वाले सेल से उसने एक इतने बड़े बड़े सैपलिंग्स बना लिए। तो इससे क्या होता है, इससे सबसे पहले तो बीजे का खर्चा बच जाता है। और देखो दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब बीज ज़मीन में हम डालते हैं तो कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कि यार बीज से प्लांट यानी कि सैपलिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। बहुत तेज़ बारिश है, बहुत कम बारिश है, बहुत तेज़ धूप है या धूप ही नहीं है, अलग 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 फैक्टर्स। अच्छा, कई बार मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो आपका जो पौधा है वो निकल ही नहीं पाता है ना। ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो पौधा है वो क्या नहीं हो पाता है, ग्रो नहीं हो पाता है। तो हमारा पैसा भी गया, हमारी मेहनत भी गई, हमारा समय भी गया, है ना। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए टेक्निक इजाद की गई है टिश्यू कल्चर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मिट्टी के अंदर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आप एक काम करो, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है उस एग्जिस्टिंग प्लांट्स के आप ग्रोथ सेल्स निकालो, उसको अपने लैब में आप अपने बनाए हुए न्यूट्रिएंट्स में आप उसको डाल दो। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को मेरे लैब में ना गरम गरम टेम्परेचर चाहिए तो आप अपने लैब में हीटर्स लगाओ जिनके वाया आपको गरम टेम्परेचर मिल जाए। या फिर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लैब में तो मुझे मेरे सैपलिंग के लिए ठंडा टेम्परेचर चाहिए तो आप ठंडा टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी सैपलिंग को अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, कई बार कैसा होता है किसान लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं होती बट फिर भी बारिश गिर जाती है, तो बारिश गिरने से क्या होता है उनका नुकसान हो जाता है। तो अगर उसी प्लांट के ग्रोथ सेल्स के आपने अगर उसको अपने लैब में रखा है तो पानी वगैरह के फैक्टर से तो आप इंडिपेंडेंट हो गए। पानी गिरे पानी नहीं गिरे आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब वो सैपलिंग इतना बड़ा हो जाए कि हाँ अब वो इतना डेवलप हो गया कि फसल को उतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुँचेगा तो आप उसको ज़मीन में उगा दीजिए और आपको देखो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बिना बीजों की मदद से इतने सारे प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। सो दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज़ नोन एज टिश्यू कल्चर, है ना, बराबर। ये टेक्निक है जो क्या है, टिश्यू कल्चर। और इस पर्टिकुलर टेक्निक की शुरुआत की थी आपके एक बॉटनिस्ट फ्रेडरिक कैम्पियन स्टेवर्ड ने 1904 से 1993, इस एंटायर पीरियड तक वो जिए, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को बताया लोगों को कि किस तरीके से एक्स वीवो का मतलब जो पुराना एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके एक छोटे से ग्रोथ सेल से हम लोग एक बड़ा सा क्या बना सकते हैं, अगेन एक प्लांट बना सकते हैं। उन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए उस ज़माने में किसकी मदद ली थी, उन्होंने गाजर की मदद ली थी। उन्होंने गाजर की जो रूट्स थी उसके रूट्स में से क्या किए थे, सेल्स को निकाला था। अपनी खुद की लैब में उन्होंने उसको एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम के अंदर रखा था और फिर वहाँ से उन्होंने देखा कि देखो एक नया प्लांट निकल कर आ गया। इसका मतलब नया प्लांट उगाने के लिए आपको बीज इसकी ही ज़रूरत हो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसी चीज़ को, इसी टिश्यू कल्चर की टेक्निक को देखो यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। अच्छा कैसे, देखो ये आप लोगों का एक प्लांट है, ये उस प्लांट का एक कोई पार्ट है, ठीक है, ओके। उस प्लांट के पार्ट से इन्होंने एक छोटा सा देखो इसका ग्रोथ सेल निकाला, इसको इन्होंने किसके अंदर रखा, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम के अंदर रखा, है ना। फिर धीरे 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 वो जो ग्रोथ सेल है वो देखो इस तरीके से डेवलप होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे ये और बड़ा होने लग गया और जब हमें लग रहा है कि यार ये अभी सफिशेंट ग्रोथ इसके अंदर आ चुकी है, इसकी शूटिंग एंड रूटिंग हो चुकी है। शूटिंग एंड रूटिंग का मतलब होता है इसकी ब्रांचेस निकल चुकी हैं ऊपर की तरफ और इसके रूट्स डेवलप हो चुके हैं नीचे की तरफ, तब हम इसी डब्बे को खोलकर इसके अंदर से उस पर्टिकुलर पूरे प्लांट को निकाल कर हम इस तरीके से उसको मिट्टी में उगा देते हैं। फिर ये धीरे धीरे मिट्टी में उगना शुरू होते हैं। फिर जब हमें लगता है कि अच्छा ये मिट्टी में एक सफिशिएंट हाइट तक पहुंच चुके हैं, तब हम लोग इनको मिट्टी से निकाल कर
इस तरीके से गमलों में उगा देते हैं, और फिर गमलों में से अगर आपको चाहिए तो आप इनको ज़मीन में उगा लो, और आपको देखो आपका एक बड़ा सा प्लांट क्या हो जाता है, आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, अरे वाह, तो कितनी अच्छी बात है। इसमें क्या कोई बीजा इन्वॉल्व है? नो, है ना, इसमें क्या कोई बीजा इन्वॉल्व है? नो। फिर इसमें क्या हुआ है? इसमें हमने बस एक छोटा सा सेल निकाला, ठीक है, अच्छा, और उस छोटे सेल से देखो हमने अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग तेज पानी, ज़्यादा धूप, कम धूप, ठंडी का मौसम, बारिश का मौसम, इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल किया, और फैक्टर्स को कंट्रोल करने के बाद उस एक छोटे से सेल से देखो इतने सारे नए प्लांट्स निकल कर आ गए, है ना। इसका मतलब इससे ये समझ में आता है कि एक छोटा सा सेल आप लोगों का क्या कर सकता है, इतने सारे प्लांट्स को उगा सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्या करते हैं, एग्जैक्टली जेनेटिकली सेम अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, प्लांट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल टिश्यू कल्चर है। फिर एक होता है आप लोगों का जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये पेपर में ये आप लोगों को फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अब देखो जैसा इसका नाम है ना वैसा ही इसका काम है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का जो भी डीएनए है, डीएनए का मतलब समझते हो ना, पिछले चैप्टर में हमने डीएनए का मतलब पढ़ा है, उसके डीएनए में कुछ चेंजेस किए। ठीक है, मतलब जो उसका नेचुरल डीएनए था उसके नेचुरल डीएनए में चेंजेस किए। अब देखो अगर आप डीएनए के अंदर थोड़ा सा भी चेंज कर दो तो आपको ये पता है कि कुछ नया प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े जिसमें हमने अलग अलग डिसीजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अगर क्रोमोसोम में ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए तो ये बीमारी आ जाती है, वो बीमारी आ जाती है। तो वैसे ही हमने प्लांट्स के डीएनए में चेंजेस किए जिसकी वजह से आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को क्या हुआ, आप लोगों को एक नया प्रकार का पौधा मिला। ऐसा नहीं है कि उस नए प्रकार के पौधे में 2 सींगें आ गई थी, उसका एक छोटा सा जीभ आ गई थी उसके पास प्यारी प्यारी नोज़ आ गई थी, उसके कान आ गए थे, उसके दांत आ गए थे, ऐसा नहीं हुआ। अगर आपने टमाटर के पौधे के अंदर उसके डीएनए में, है ना, बराबर आपने अगर उसके टमाटर के पौधे में उसके डीएनए में कुछ चेंजेस किए हैं तो भाई बनेगा टमाटर ही, ये इस बात पे कोई डाउट नहीं है। कद्दू नहीं बन जाएगा लेकिन थोड़े अलग वैरायटी का टमाटर, ठीक है, बराबर थोड़ा एक अलग वैरायटी का हो सकता है। वो नई वैरायटी का टमाटर ज़्यादा बड़ा हो, साइज़ में ज़्यादा लाल हो सकता है कि पहले एक प्लांट के पौधे पे 10 से 20 टमाटर उगते हो और 50 से 60 टमाटर उग रहे हो, है ना। तो जब भी हम किसी भी प्रकार से किसी भी क्रॉप के डीएनए में कोई चेंजेस करते हैं और डीएनए में चेंजेस करने के बाद एक नया क्रॉप हम लोग मार्केट में लेकर आते हैं जो पुराने क्रॉप से अलग है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, बराबर, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ओके, तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों का मेरे हिसाब से क्लियर है कि आखिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है। लेकिन मैडम ये दिक्कत क्या है, जो क्रॉप हम खा रहे हैं आप वही खाइए ना, है ना, आप कुछ नया क्यों कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ नया क्यों कर रहे हो। तो देखो दिक्कत ये होती है कि जब हम कुछ नया नहीं करते तो जो पुराने हमारे क्रॉप्स हैं उस पुराने क्रॉप्स में दिक्कत ये आती है कि वो जो पुराने क्रॉप्स होते हैं वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को नहीं झेल पाते। मतलब जैसे अगर कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस आए, अचानक से गर्मी आ गई बहुत तेज़, अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ गई, अचानक से बहुत तेज़ ठंडी आ गई, तो वो उतने ज़्यादा, है ना, बराबर नहीं उसको क्या कर पाते, सरवाइव नहीं कर पाते, और क्या हो जाते हैं, वो क्रॉप्स मर जाते हैं या फिर उन क्रॉप्स में अंदर कीड़े लग जाते हैं, है ना, कुछ भी ऐसे गड़बड़ हो जाता है, राइट।
तो हम नहीं चाहते कि हमारा क्रॉप इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए हमने उस क्रॉप के अंदर कुछ ऐसा डीएनए में उसके चेंज किया कि भाई इस पर्टिकुलर क्रॉप को तुम एकदम तपती धूप में लगाओ, या तुम इसको एक तेज बारिश में लगाओ, या तुम इसको ठंडी में लगाओ, ये क्रॉप पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसी भी एडवर्स कंडीशन में, ठीक है, आपका चलेगा। हर एडवर्स कंडीशन में ये काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्रॉप्स, क्योंकि देखो अगर मान लेते हैं कभी फसल अगर बर्बाद हो जाती है, तो फसल बर्बाद होने की वजह से होता पता है क्या है कि जो किसान की मेहनत अलग जाती है, उसको पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब क्रॉप ख़राब हो गया तो बेचारा अब क्या बेचेगा, क्या खाएगा, राइट। किसानों को दिक्कत होती है। फिर दूसरा, मार्केट में जब वो प्रोडक्ट नहीं आता है तो एक्चुअली में प्राइजेस बढ़ने लगते हैं, पब्लिक को दिक्कत होती है। इसीलिए हम जीएम क्रॉप्स को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ताकि वो पर्टिकुलर जीएम क्रॉप्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस को क्या कर सके, विथस्टैंड कर सके। चाहे जो भी हो जाए भाई, मैं तो आराम से क्या करूँगा, झेल लूँगा। वैसे ही कई बार आपके जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे सेम, अब मुझे नहीं पता यार तुम लोग सेम को मराठी या किसी अदर लैंग्वेज में क्या कहते हो। सेम फली होती है, शेंग कहते हैं कई लोग, शेंगाची वाल, पता नहीं, वाल फली, वॉटेवर। उसमें तुम देखना बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं यार, बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, बारीक 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 काले काले। तो कीड़े लगने से डेफिनेटली आपकी फसल खराब हो जाती है। लेकिन देखना ऐसे कई क्रॉप्स होते हैं जिनमें कीड़े आसानी से नहीं लगते, जैसे लौकी, गिलकी, कद्दू, आप देखना करेला, इनके अंदर कीड़े जल्दी नहीं लगते। नो डाउट इनके अंदर भी लगते हैं, लेकिन जितने आसानी से, है ना, आप लोगों के शेंग वाली फली में लग जाते हैं, उतनी आसानी से आप लोगों के किस में नहीं लगते, आपके अदर कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें नहीं लगते। तो हमने सोचा कि अरे यार इन प्लांट्स में ऐसा क्या है जो ये किसी कीट मटौक के चक्कर में नहीं आ रहे हैं, ये लोग क्यों विथस्टैंड कर पा रहे हैं, बताओ। तो ऐसे केस में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा कि चलो हम भी एक ऐसा जीएम क्रॉप बनाते हैं जो कि रेजिस्टेंट रहे, है ना, आपके पेस्ट का, पैथोजेंस का, केमिकल का, वीडीसाइड्स का, ताकि उस पर कोई असर ही ना पड़े ये आपके कीड़े मकोड़ का। तो इसीलिए हम लोग जीएम क्रॉप्स लाते हैं ताकि नुकसान कम हो। और ऐसे क्रॉप्स अगर खुद कीड़ों को रेजिस्ट करेंगे तो हमें उनके ऊपर कोई हार्मफुल केमिकल यानी कि पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जो कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में हम लोगों को क्या रहता है कि कई बार, जैसे आप लोग 10th में पढ़ेंगे, एक होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इसीलिए कहा जाता है कि कई देशों में ऐसा देखा गया कि वहाँ के लोगों के अंदर विटामिन ए की बहुत कमी थी। तो ऐसा आप लोगों का चावल बनाया गया कि जिस चावल के अंदर विटामिन ए डाल के दिया गया कि अगर कोई बंदा इसको चावल को अगर खाएगा तो बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर जो विटामिन ए की डिफिशियंसी है वो कम हो जाएगी, वो उसके अंदर बॉडी में उसके विटामिन ए इंक्रीज होगा। तो जीएम क्रॉप का मतलब ये नहीं होता है किसी कीड़े मकोड़ से बचा रहा है या नई वैरायटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसीलिए गोल्डन राइस बनाया गया है। देखो आपकी बुक में भी लिखा गया है कि राइस में, ठीक है, क्या होता है आप लोगों का गोल्डन राइस। अब मैं बता दूं गोल्डन राइस आप लोगों का क्यों है, क्योंकि अगर कोई इस गोल्डन राइस को खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी कम होगी। ऐसे आपको देखो अलग अलग जीएम क्रॉप्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे सोयाबीन में विसेटिव गोल्ड नाम की सोयाबीन होती है, टमाटर में वैशाली नामक एक टमाटर है जो कि जीएम क्रॉप है, कॉटन में बीटी कॉटन होता है, आलू में अम्फ्लोरा ये एक जीएम क्रॉप है, मेज़ यानी कि मक्का, इसमें MON 810 MON 863 ये आपके जीएम क्रॉप्स हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही जीएम क्रॉप्स होते हैं, अलग अलग जीएम क्रॉप्स होते हैं, बैगन में भी होता है, अलग हर सब्जी, हर फल, हर फ्रूट का जीएम बनाया जा सकता है, बट इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए गए। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोगों के जीएम क्रॉप्स के क्या हैं,
ये आप लोगों के क्या है, जीएम क्रॉप्स के क्या हैं, आप लोगों के एडवांटेजेस हैं कि जीएम क्रॉप को अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करने से हम लोगों को नई वैरायटीज़ देखने को मिलती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस को झेल सकता है, इजीली ख़राब नहीं होगा थोड़े बहुत भी वेदर कंडीशंस में चेंजेस आने की वजह से। तीसरा, पेस्ट वगैरह से रेजिस्टेंट रहता है, ताकि अगर उस पर कीड़े मकोड़े कम लगेंगे तो हम लोगों को केमिकल्स वगैरह का प्रयोग भी कम करना पड़ेगा और हमारी बॉडी में भी बेसिकली कम केमिकल जाएगा। और चौथा, सिर्फ यही उसके काम नहीं होते हैं, हमारी फूड के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का भी काम करता है। जैसे पता है आलू के अंदर वैक्सीन लगा दी थी, मतलब एक आलू वैक्सीन वाला भी आता है। जैसे मान लेते हैं अगर आपने वो आलू खा लिया तो बेसिकली आपकी बॉडी में वो वैक्सीन चली गई है, फिर आपको अलग से इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो जीएम क्रॉप्स के अलग अलग एग्जाम्पल है, ये आपको बेसिकली क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में टिश्यू कल्चर क्या होता है ये पढ़ा। ये डायग्राम आपको ना लर्न करना है पेपर में, टिश्यू कल्चर का ये डायग्राम आपको आराम से पूछा जा सकता है। और इसके ऊपर तो एक्सरसाइज में पता है क्वेश्चन भी है, राइट। अच्छा, किस साइंटिस्ट ने टिश्यू कल्चर की शुरुआत की थी, आपको इनका नाम भी याद रखना है। फिर आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जीएम क्रॉप के क्या क्या एडवांटेजेस है वो 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको ये लर्न करना है कि अलग अलग वैरायटीज़ जीएम क्रॉप की क्या 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 होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस पर्टिकुलर डिस्कशन को हम लोग अभी यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी बायोटेक्नोलॉजी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़े अलग टॉपिक्स के साथ। ठीक है ना, क्या है ये चीज़, ये टिश्यू कल्चर का ही रहेगा बट आगे। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं। कल की क्लास में हम जो अगेन आगे का पार्ट है उस पर मूव करेंगे। ओके।